नमस्कार। पृथ्वी दिवस 2026 के स्पेशल स्मार्ट एग्री कृषि चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को स्वागत है। आज हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो हमारा स्मार्ट एग्री कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को समय समय पर सलाह देते हैं, है ना। और जो हमारे आर्टिकल वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, उससे जो जानकारी आती है उसका उपयोग करके हम लोग आपको सलाह बनाकर देते हैं। और तो ये कार्यक्रम जो हम आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आज जो हम लोगों ने विशेष चौपाल का आयोजन किया है, इसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग आपको हर बार बताते हैं कि जो सोलर संस्था का जो सूत्रवाद है वो चेंज दैट मैटर है। तो जहाँ भी हम काम करें, पॉजिटिव परिवर्तन कैसे आए, इस पर हम लोग काम करते हैं। तो शुरुआत से ही हमारा स्मार्ट एग्री प्रोग्राम का जो उद्देश्य रहा है वो 20% आपका प्रोडक्शन कम करना और 20% प्रोडक्शन बढ़ाना और उत्पादन कम करना, 20% उत्पादन बढ़ाना और लागत 20% कम करना, मतलब 40% का टोटल मुनाफा होना चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कि आज का जो विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियां, यानी क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है जो कि तापमान में वृद्धि करने में सहायक होती है। तो सबसे पहले हम आज जो पृथ्वी दिवस है उसके बारे में हम जानना बताएंगे आपको। जैसे कि आज विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है, और इस बार का ये जो है 56वीं उसकी वर्षगांठ है। और इस बार की जो थीम है वो अवर पावर अवर प्लेनेट, ये थीम हमारी शक्ति हमारा जो है, ये थीम है। और इस बार जो मुख्य इस दिवस पे ध्यान देने वाली बात है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर इस तरह से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो उद्देश्य है ये बनाने का, तो जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो उसको कैसे कम करें, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गई, आपका बायोगैस हो गई, या जो भी आपकी अन्य गैसें जो इन तरीके हो गए ना, प्लेट हो गए या सोलर से बनने उपयोग वाली चीज हो गई, उनका उपयोग करके हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो विषय दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैसेस मुख्य कारण है जो प्रदूषण का और जो हमारा जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसका। तो हम समझेंगे किस तरह से वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तो जैसे चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे पहले तो हमको ये जानना होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। तो ये जो सबसे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है सारी ग्रीन हाउस गैसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, जो कि हम जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो और जो अपने आपको चित्र में भी देख पा रहे हैं, फैक्ट्रियों से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार से भी निकलती है, पेड़ काट रहे हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े, तो पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। दूसरी जो गैस होती है मीथेन होती है, ये गैस भी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ये भी आपका बहुत नाइट्रस ऑक्साइड, ये कृषि और उद्योग से निकलती है, जो अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें से भी निकलती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो अपन रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, है ना, और जो यंत्र जो अपन एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे निकलती है, ये भी हमारे मतलब ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। एक परफ्लोरोकार्बन होती है, ये भी फैक्ट्रियों से भी निकलने वाली है, लंबे समय तक वायुमंडल में रहने वाली है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या होता है, ये इतनी सारी जो ग्रीन हाउस गैस के मैंने नाम बताए, जब ये वातावरण में जाती हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एक वायुमंडल में एक लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं ना, ये ओजोन लेयर में ये करती है, छेद कर देती है।
जो सूर्य की जो रोशनी होती है छन छन के आती है, जो कि उस लेयर से छन के आती है, वो ये इन केसेस के कारण वहां पर एक होल हो जाता है, और वो जो सूर्य की रोशनी है वो सीधे की सीधे हमारे पृथ्वी पे आती है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये और एक ग्लोबल समस्या है, ये आपकी और हमारी समस्या नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल समस्या है। तो अब खेती में हम किस तरह से क्या करें जिससे कि ये समस्या को हम थोड़ा हल कर सकें, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। नेक्स्ट। तो जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो विगत जो अनुभव कहता है कि हम कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे आप समझेंगे कि तो जैसे बारिश का अनिश्चित आगमन होता है। पहले होता था कि मानसून 15 जून के आसपास आ जाता था, आजकल अनिश्चितता हो गई है। अच्छा, मानसून आने के बाद आसमान वितरण भी होता है, जैसे कभी बारिश हो रही तो लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या फिर लंबा ड्राई स्पेल बढ़ गया, तो जो या फिर सूखा सूखा है तो लंबे लंबे ड्राई स्पेल पड़ने लगे, है ना। बीच बीच में आगे वर्षा हो गई, तापमान में वृद्धि, जैसे मैंने बताया। आप सभी को पता है, हम लोग अपने जो चौपाल में आपको अक्सर बताते हैं कि यदि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए तो हमारे गेहूं का उत्पादन 5% कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, यदि जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। नेक्स्ट। तो जलवायु परिवर्तन से जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारी जो खाद्य सुरक्षा का खतरा है, और 2050 तक वैश्विक खाद्य मांग 50% बढ़ने की संभावना है। 50% हमारी जब खाद्य की जो की डिमांड बढ़ जाएगी, जो औसत कृषि की वजह 30% घट सकती है, सिर्फ ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो और विकासशील देशों में लगभग 30 करोड़, ये मैं स्टेटिस्टिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गंभीरता आपको समझ पाए। तो पिछले एक दशक में, मतलब 10 सालों में 0.7 डिग्री सेल्सियस वर्ष की टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है ना। जैसे मैंने बताया था 88 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना इतना कम हो जाएगा। ये जो विज्ञान मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट के अनुसार है ना। और भारत में वर्षा में भी 0.23% की कमी देखी जा रही है। कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश देखी जा रही है, और कुछ जिलों में किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, गलती से हो गया होगा। तो ये जो आपको हम डाटा बता रहे हैं, तो जैसे हमने बताया आसमान वर्षा का पैटर्न हो गया है, तो 30 जिलों में कम वर्षा और 38 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई। समान वर्षा वाले जिले कितने कम बची। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जो इस तरह से जो बारिश का कारण, जो असामान्य बारिश होने के कारण हमारी खेती बहुत ही प्रभावित हो रही है, इस पे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। तो अब हम इनको दूर करने के लिए कुछ जलवायु अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियां पे हम यदि काम करेंगे तो हम ये जो समस्या है इससे हम लड़ पाएंगे। इस पर हम लोग जो आपको बताना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिस है जो खेती में ये हम अपनाएं, तो जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है वो कम हो सकते हैं। तो इसमें जो एक जल संचय है, तो जैसे कि आपको पता है कि जल संचय जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मृदा संरक्षण करेंगे तो भी हमारा जो मृदा यदि स्वस्थ होगी तो हमारे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव होगा वो कम से कम होगा। फसल चक्र को अपनाकर भी हम अपना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी खेत की उर्वरकता बनी रहेगी, और उसमें आपका कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी। जैविक खाद, जैविक खाद जो है मृदा की सुधार करती है, और जैविक खाद जो होती है वो हमारे रासायनिक उर्वरकों का विकल्प है। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आपका कम से कम होगा, तो आपका जो जो केमिकल बन रहा है उसमें आपको कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री है, जितने ज्यादा जंगल होंगे उतनी ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, जिससे कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कम से कम आपकी निकलेगी। तो यदि हम इस तरह की जलवायु अनुकूल तकनीक अपनाएंगे तो उससे हमें लाभ किस तरह के होंगे वो आपको समझना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, है ना। तो यदि हम इन तकनीकें अपनाएंगे, जल संरक्षण अपनाएंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे,
एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट लगाएंगे तो हमारे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होंगे। साथ में दूसरा जो सबसे फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। फसल उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर एरिया में अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा जैव विविधता में वृद्धि होगी। जब हम क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो आपकी जैव विविधता बढ़ती है, तो उसमें आपकी वृद्धि होगी। साथ में जो आपकी आर्थिक संरचना में सुधार होगा, क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रैक्टिस करने से जल संचयन और मृदा संरक्षण होगा। तो ये चीजें भी आपके साथ देखने मिलेगी। तो जो जो ये क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस है, इनको उपयोग करने से पहले हम आपको बताते हैं कि दो तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। एक होता है एडॉप्शन टेक्निक, जिसमें कि हम और एक होता है मिटिगेशन। मतलब या तो हम उसको जो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं निकलने से रोक लें, या फिर जो गैसेस निकल रही है उनको वापस जमीन में डाल दें। तो दो तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हम जैसे कि हम बात करें एडॉप्शन टेक्निक की, जलवायु प्रतिरोधी कृषि, तो इस तरह की किस्मों का विकास करना जिससे कि सूखा सहन कर सके या अधिक बारिश को सहन कर सके, ऐसी वेराइटियां लगाना। तो एक तरीका ये हो सकता है। वृक्षारोपण कर सकते हैं और संरक्षण कृषि प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर को बढ़ाकर, जैसे कि जो लाइव मल्चिंग करते हैं या फिर कंजर्वेटिव फार्मिंग करते हैं, उसका ध्यान में रखकर हम कर सकते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो देखिए सबसे ज्यादा जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है वो होता है आपका जलवायु परिवर्तन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो मौसम की मार ही होती है। तो या तो आपकी बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, गर्मी है, लंबी चरम मौसम घटनाओं के कारण जो है यदि हम प्रारंभिक चेतावनी विकसित हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए हुए हैं और उन वेदर स्टेशन के माध्यम से आपको समय समय पर सलाह आती है और उस सलाह का उपयोग कर किसान भाई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। मतलब खेती में आपको पता चल जाए कि बारिश होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है कि सोयाबीन में बारिश हो जाए तभी हमको बोनी करना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह की खेती को अपनाएं, जिससे कि जो जो एडवांस मौसम की जो जानकारी है वो हमको मिल जाए, है ना। इसके अलावा जलवायु स्मार्ट जल प्रबंधन, जैसे कि हम लोग ड्रिप का प्रयोग करना शुरू करें, जल संरक्षण करें, जलवायु स्मार्ट जल प्रबंधन प्रवृत्ति को लागू करें, वो भी हमारा ये जो एडॉप्शन होगा, है ना। इकोसिस्टम आधारित अनुकूलन, जैसे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना करना, ये एक काम हो सकता है। जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, समुदायों को जलवायु संबंधित खतरों को बचाने के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट। तो ये जो अनुकूलन तकनीकें हैं, ये देखिए या तो ये है कि हम जो गैसेस जो हमने आपको बताई थी शुरुआत में, ग्रीन हाउस गैसेस है, या तो इनको हम निकलने से रोक दें या फिर हम इनको वापस जमीन में डाल दें। ये दो तरीके ही हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो अनुकूलन एडॉप्शन टेक्निक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग जो भी जो स्मार्ट प्रबंधन है या स्मार्ट एग्री कार्यक्रम के अंदर जो हमने एडवाइजरी सिस्टम बनाया हुआ है, इन सब का प्रयोग कर हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है समन तकनीकी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन टेक्निक। तो जैसे आज जो पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, इसमें जो पृथ्वी दिवस जो हम मना रहे हैं उसमें आपका जो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, बायोडाइस्टर हो गए, है ना, पवन ऊर्जा हो गई, है ना, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, इन सब से जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। और इस बार के जो पृथ्वी जो दिवस की जो थीम है वो यही है कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग अधिक से अधिक हमको करना है, चाहे वो हमारे घर हो चाहे वो खेत हो। घर में भी जैसे पीएम सौर योजना चल रही है, तो उसके ऊपर भी है ना हम लोग बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज, है ना, ऊर्जा दक्षता।
तो ऊर्जा खपत को कम करने के लिए भवन उद्योग और परिवहन प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, जैसे कि अभी ईवी की सुविधा आ गई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो ऊर्जा एफिशिएंसी है इसको बढ़ाएंगे। फिर तीसरा जो है, जो मिटिगेशन टेक्निक के अंतर्गत आता है, सस्टेनेबल लैंड यूज। इसके अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वृक्षारोपण करना, सस्टेनेबल कृषि जैसी सस्टेनेबल लैंड यूज पद्धतियों को लागू करना, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। तो जैसे कि जो भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो जंगल के बाद दूसरे नंबर पे हमारे देश में खेत है, जो कि सबसे ज्यादा इस कार्य को करने में सक्षम है कि जो भी वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको जमीन में डालने का काम हमारे खेत कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि 158 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, तो जो ये कार्बन कैप्चरिंग का काम है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जमीन में सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं तो उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। और ये जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जमीन में डालते हैं तो हमारा 1 क्रेडिट पॉइंट भी बनता है, जो कि आने वाले समय में इसका फाइनेंशियल मॉडल भी बनेगा, जिससे कि आपको एक रॉयल्टी मनी के रूप में भी आने वाले समय में मिलेगा। तो वो एक दूर की बात है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कार्बन कैप्चर करना से भी हमारी जो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका जो एमिशन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जलवायु स्मार्ट परिवहन, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का यूज करना, और हम लोग जो खेती में आपको बोलते हैं कि नो टिलेज करना या जो टिलेज प्रैक्टिसेस को कम से कम करना, उसके लिए जो हम आपको बताते हैं कि यदि आप 3 कल्टीवेटर करते हैं तो 2 कल्टीवेटर करना है, 2 करते हैं तो उसको 1 करना है। तो ये सारी विधियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हम आपका करते हैं, तो इसको बोलते हैं समन तकनीक, मिटिगेशन टेक्निक बोलते हैं। नेक्स्ट, तो किसान साथियों और टीम के लोग, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये स्लाइड जो है आज के लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि देखिए 50 केजी जब यूरिया होता है ना, उसको यदि एक बैग का में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, तो लगभग 36.67 केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। और ये हम 50 केजी डीएपी के एक बैग की बात करें तो उससे 24 केजी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और 1 लीटर डीजल को जलाते हैं, जब हम 1 लीटर डीजल जलता है तो उसमें करीब 2.65 केजी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो ये आप समझिए कि यदि जैसे हमने बोला कि एक कल्टीवेटर में आपका 4 लीटर डीजल जलता है, और आपने एक कल्टीवेटर कम किया, तो आपका ये समझ लीजिए कि आपने 4 लीटर डीजल बताया, तो पैसा तो बचाया, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 10 किलो आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी जाने से रोकी। तो ये जो हमारा जो थोड़ा क्लाइमेट चेंज के कारण जो समस्या आ रही है, उस समस्या से हमको निदान मिल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम लोग, आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हम लोग बायो इनपुट यूनिट बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखने की बात है कि इसमें जो आपका यदि हम 1 बोरी या डीएपी और ये जो जितने भी हम जो फर्टिलाइजर हैं इनका प्रयोग कम करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं बन रही है। जैसे कि हम लोग 2 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं, यदि सभी किसानों ने 1 बोरी यूरिया का भी उपयोग करना कम कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को हम जमीन में जाने से रोक सकते हैं। तो ये जो है मिटिगेशन है, एक बार रिलीज हो गई उसको जमीन में डालने का काम भी हम कर सकते हैं, तो हम उसको करेंगे। नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने जो आपको सोयाबीन के लिए जलवायु अनुकूल खेती के बारे में जो हम किस तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं, यदि हम बोलते हैं कि हमें जलवायु अनुकूल खेती करना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये काम करेंगे कि हम बोल सकते हैं कि हम जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं। हम वातावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, और हमारी खेती की उत्पादकता तो बढ़ेगी साथ में। तो जैसे आने वाला सीजन आपका खरीफ का है, तो खरीफ के सीजन में सबसे पहले तो हम लोग जो मिट्टी और पानी की बचत करेंगे, तो मिट्टी और पानी की बचत करने के लिए क्या है, पद्धति से हम जो आपको बोरिंग करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं, है ना। तो
जब बीबीए पद्धति से हम बोलते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा पानी का संरक्षण होगा। पानी क्या है, रिसोर्स है। तो यदि पानी की हम बचत करेंगे तो वो पानी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा, है ना, या हमारे आगे फसल के लिए काम आएगा। तो जो बीबीए पद्धति से हम खेती करते हैं तो उसमें आपका अत्यधिक बारिश होने पर पानी नालियों से बाहर निकल जाता है, और कम पानी होने पर जो नालियों में नमी रहती है उससे पौधे लेते रहते हैं, जिससे कि आपकी उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो ये तकनीक हम लोग अपनाते हैं। इसके अलावा अंकुर किस्मों का चयन करना, ऐसी किस्में चुनना चाहिए जिससे कि सूखा, तापमान और रोगों को लड़ने के लिए क्षमता हो। तो ये जब आप करेंगे तो आपकी खेती में आपको नुकसान कम से कम होगा और जो लाभ है वो अधिक से अधिक मिलेगा, है ना। तो ऐसी इसमें हमको अपनाना है जिससे कि जो मतलब सूखा, तापमान और रोगों से लड़ने की क्षमता हो। तीसरा जो है, समय पर बुआई करना। तो मध्य जून की प्रारंभिक जुलाई तक आपको बुआई कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट अच्छे से जाए, कम से कम रिसोर्स में उसकी ग्रोथ, जैसे भी लैंडस्लाइड है सोयाबीन, तो उसमें हमको फायदा मिलता है। फिर चौथा है संरक्षण जुताई। कम या बिना जुताई से मिट्टी में नमी बनी रहती है, कटाव कम होता है और जैविक गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि हमने बताया कि नमी को सुरक्षित करके रखेंगे तो जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है जल, वो बच जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें फसल अवशेष प्रबंधन की, तो फसल अवशेष में मल्च का नमी संरक्षण कर सकते हैं। बारिश के जल के लिए जो आप लोग तालाब बनाते हैं, खेत तालाब बनाते हैं, इन सबका प्रयोग करेंगे तो हमारी जो हमारा वाटर रिचार्ज होगा और जो पानी सुरक्षित होगा, तो उससे हमारा एक जो महत्वपूर्ण रिसोर्स है उसको हम बचा सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग और फसल चक्र को अपनाना। जैसे सोयाबीन के साथ अरहर, मक्का, ज्वार लगाएंगे, सोयाबीन के साथ गेहूं, जो मिट्टी, तो जो भी आपकी दलहनी फसलें होती है वो क्या करती है, आपका नाइट्रोजन जमीन में डालने का काम करती है। उनके उनकी जड़ों में गांठें होती हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में डालने की क्षमता रखती है। तो एक हिसाब से जो नाइट्रोजन की पूर्ति आप जो ग्लूकोज करते हैं वो इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आईएनएम करेंगे, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे, तो जैविक और रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग करेंगे तो मिट्टी की दोनों के लिए, मिट्टी और फसल दोनों के लिए लाभदायक हुआ। और आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया, एक पूरी यूरिया बचाने के लिए आपको इतना सारा इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होने से आप रोक पाएंगे। नेक्स्ट। तो ये हम लोग जो जैविक इनपुट इकाई बनाते हैं, जो हमने स्मार्ट एग्री डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत क्लाइमेट रिजिलेंट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हमने बनाई थी, तो उसके बारे में अभी व्यास सर आपको बताएंगे। धर्मेंद्र जी आपको बताएंगे ये जैविक इनपुट इकाई बनाकर हम कैसे क्लाइमेट रिजिलेंट प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। और तो ये हम लोगों ने बनाई थी आपके क्षेत्र में, तो इस पर धन्यवाद सर। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है उसमें हम अगली कड़ी में बात करने वाले हैं कि जो हमारा जैविक इनपुट है वहाँ पे हम क्या क्या चीजें तैयार कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल यदि हम करेंगे तैयार करके तो हमारी मिट्टी की एक तो उर्वरा शक्ति भी बचेगी, साथ में जो हम रासायनिक उर्वरक या दवाई पे जो निर्भरता की बात करते हैं, हम बायो इनपुट खुद बनाएंगे तो हमारी इनकी निर्भरता भी कम होगी। जैसे हम यदि बात करें बायो इनपुट के द्वारा, तो प्रति एकड़ भूमि में हम रासायनिक उर्वरक का लगभग 50% जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनको 75% तक इनका उपयोग हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी हमारे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई बनाते भी हैं और बाकी अन्य किसान भाई को भी जागरूक करते हैं कि वो इन चीजों से अवेयर हो और खुद से बायो इनपुट बनाए और उनका हमारी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो एक तरीके से हमारा केमिकल पे निर्भरता भी कम होगी, साथ ही जो हमारी लागत भी कम होगी और अच्छा क्वालिटी वाला उत्पाद दे सकते हैं। वही बात करें हम तो ये फल का एक तरीके से इधर वेन्यू के पर्पज से भी काम करते हैं, यानी कि एक व्यवसाय भी कर सकते हैं वो इसके माध्यम से। वही यदि आगे हम बात करें क्या क्या इनपुट्स बनाए जा सकते हैं तो जैसे ग्रोथ प्रोमोटर्स हो जाते हैं या हमारा पोषण के लिए जीवामृत हो गया, यह ना वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद जिसको हम FYM कहते हैं, ये सारी चीजें तो बनाते ही हैं।
साथ में कीट नियंत्रण के लिए हम जो भी जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जैसे कि हम पाशपत्ती अर्क बना रहे हैं, 10 अर्क बना रहे हैं, नीमस, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कई सारे जैविक कीटनाशक है जिनको बनाकर हम उनका उपयोग करके अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो ये जहाँ बीआरसी स्थापित की गई है, जिससे कि क्या हमारा जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलता है, तो रासायनिक निर्भरता पे तो जो है कमी आती है। इस प्रकार से हम इसको बनाएं और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लीफ कलर चार्ट है, इसके माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं, खास करके यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हमें कितना देना है, वो भी स्पेशल यूरिया के केस में तो ये काफी अच्छा है लीफ कलर चार्ट। इसके माध्यम से हमें पता करना होता है कि हमारी फसल को कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से फिर हम सिफारिश करते हैं कि आपकी फसल में इतना पोषक तत्व की कमी है, यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो आप कितना यूरिया देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लीफ कलर चार्ट है। यहाँ पे जो भी हमारी पत्तियां है, खास करके हम यहाँ पे गेहूं की लिया गया है, धान में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी पत्ती को हमें इस स्टिक से मैच करना होता है। यहाँ पे अलग अलग कलर की अलग अलग स्टिक्स या पट्टियां बनी हुई है। जिस पट्टी से ये पत्ती मैच खा जाती है, वहां पे फिर इसका रिकमेंडेशन चार्ट दे रखा है कि यदि हमारा रीडिंग 5.5 से 6 के बीच में आता है तो हमें प्रति एकड़ कितना यूरिया देना है, वो सब रिकमेंडेशन बताए गए हैं। तो इसके हिसाब से हम इसका उपयोग करके भी हम जो है रासायनिक उर्वरक खास करके यूरिया को बचा सकते हैं। आवश्यकता होती तो ही हम देंगे, अन्यथा हम कुछ जैविक इनपुट जैसे हम बात कर रहे थे जो हम बीआरसी पे बनाते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक हमें यूरिया का उपयोग कम करने में महत्वपूर्ण है। यानी कि एक तरीके से जरूरत से ज्यादा जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो रहा था, तो उसमें भी कमी आई है। तो इस प्रकार से हम अच्छा प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे आगे हम बात करें जलवायु लचीली खेती या जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करने की क्या क्या रणनीतियां हैं, तो उस रणनीति पे यदि हम बात करते हैं तो किसानों की शिक्षा, ज्ञान का संचार, वही प्रबंधन में बदलाव हम करके अच्छा खासा रणनीति बना सकते हैं। वही क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी या मौसम प्रणाली की शुरुआत और संचालन, इनके माध्यम से भी हम रणनीति बना करके उत्पादन ले सकते हैं। आधुनिक मौसम सेवाओं की जो डिजिटल एडवाइजरी आती है, उसका भी इस्तेमाल करके हम एकीकृत उनका उपयोग करके भी रणनीति बनाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से वही यदि हम बात करें तो कृषि परामर्श, बीमा और जो ऋण सेवाएं होती है, जो भी हम केसीसी करवाते हैं, वो सब भी इसमें शामिल है। तो उनका रणनीति के माध्यम से हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। वही रसायन और सिंथेटिक उर्वरक पर कृषि की निर्भरता में कम भी है, क्योंकि हम यदि अच्छा रणनीति बनाएंगे तो हमें जो सिंथेटिक या रासायनिक उर्वरक है उन पर निर्भरता भी कम होगी और हम अच्छी रणनीति के माध्यम से अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे बिना ज्यादा लागत के। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कई सिंचाई प्रणाली या आधुनिकीकरण का निवेश, जैसे सिंचाई प्रणाली में भी कई बार होता है कि हम ये तो ऐसी पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि कम से कम पानी की खपत हो या कम से कम पानी का उपयोग हो। तो ऐसे हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर कर सकते हैं। इनमें लगभग 85% पानी की बचत हो जाती है। तो जल उपयोग क्षमता की बात करें तो काफी अच्छा होता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो वो लगभग 90% तक जल उपयोग क्षमता की हो जाती है। तो जिन किसान भाई के पास यदि कम पानी है तो वो ये उन्नत जो है सिंचाई पद्धति अपना करके पानी की बचत करके अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं। तो इन उपकरणों का हम इस्तेमाल करें जो ज्यादा एक तरीके से प्रचलन में है और निवेश भी हम इनमें कर सकते हैं। वही कृषि वानिकी का उपयोग, जैसे हम कृषि वानिकी की बात करें तो जो एग्री होर्टी फॉरेस्ट मॉडल होता है उसको भी हम इसमें अपना सकते हैं। जैसे आप कोई प्लॉट देखेंगे तो वहाँ पे कुछ बॉर्डर पे आपको इस टाइप से यदि हम देखें तो इस टाइप से वो डिजाइन देखेंगे। यहाँ पे आप बॉर्डर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको यानी कि वानिकी को देखेंगे। वही यदि हम बीज की बात करें तो यहाँ पे हम बगीचा भी लगा सकते हैं। यानी कि ये जो है इसमें हम आम, अमरूद या जो भी हमें बगीचा लगाना है बगीचा भी लगा सकते हैं। ये बीच में खाली स्थान है, यहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में चाहे तो हम कृषि फसलें ले सकते हैं, साग भाजी ले सकते हैं या अन्य हाई वैल्यू क्रॉप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि हम मॉडल अपनाते हैं, इस टाइप से यदि करते हैं तो काफी अच्छा हमें जो है फसल विविधता भी इसमें देखने को मिलता है। साथ ही जलवायु अनुकूल के प्रति जो खतरा है वो भी एक तरीके से कम होता है।
क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, जैसे तेज हवा के कारण फसल नष्ट हो जाती है, सूखा पड़ता है, या कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो उनके प्रभाव को भी कम कर सकती है। तो इस प्रकार से हम कृषि वानिकी का उपयोग करके भी अच्छी खासी रणनीति करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वही कुछ वैकल्पिक कृषि तकनीकें हैं, तो जो अन्य तकनीकें हैं उनको भी हम समावेश करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि सर आए और आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी। धन्यवाद धर्मेंद्र। तो जैसे कि आपको पता है, ये जो हमने गैसेज को बताएंगे, तो ये गैसेज जो निकलती है वो आप जितने भी स्रोत हैं उनका उपयोग करके हम लोग या तो इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब इसको समाप्त कर सकते हैं, या फिर उसको संरक्षण कर सकते हैं, जमीन में डाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, और जो दूसरी जो गैसेज है वो जो अपने परिवहन से निकलती है ना। तो जब हम बात करते हैं कि हमको यदि पर्यावरण पे काम करना है या हम पृथ्वी को बचाना है, तो हमको इस तरह के कार्य करने होंगे जिससे कि हमारा कम से कम डीजल या पेट्रोल जले। और हमारा तो सबसे इस बार की जो थीम भी है वो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जिनको हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। जो देखा है तो निःशुल्क है, सूर्य की रोशनी क्या है, निःशुल्क है। तो वो उससे रिचार्ज होकर हम आजकल जो सोलर पंप भी चल रहे हैं, और जैसे हम लोग कीट नियंत्रण के लिए सोलर इंस्टीट्यूट भी देते हैं। तो ये जो तकनीक है, इस तरह के सॉल्यूशन है, उनका उपयोग करेंगे। जैसे आप सभी ने हमारे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन देखे हैं, वो सोलर से अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं। उनको हमको रिचार्ज है ना, तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो सेल्फ मतलब वो खुद ही रिचार्ज हो जाते हैं, तो खुद ही सोलर से रिचार्ज हो जाते हैं। इस तरह की हमको बहुत सारे जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर हम जो भी ये केसेस हैं इनको वातावरण में जाने से रोकेंगे, तब जाके हमारा जो एक ग्लोबल समस्या है जो उसको हम हल कर पाएंगे। तो जो हमने आपको जो तकनीकें बताई थी उसमें डीजल के कहाँ आप कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब खेती में यदि आप जो धान की खेती करते हैं, तो आजकल एक हैप्पी सीडर करके मशीन आई है जो कि धान की फसल कटने के बाद फसल का जो पेरा होता है उसको काटती भी जाती है और साथ में बोनी भी कर देती है। तो उससे क्या होता है, आपके 2 कल्टीवेटर और एक जो सीड ड्रिल से जो बोनी करते हो आप, तो 3 बार का जो खर्चा है वो एक बार के डीजल में हो जाता है। तो यदि हमने 2 बार यदि हमने डीजल बचाया तो करीब आपका 5-10 लीटर डीजल बचाया। तो आप सोच सकते हैं कि एक किसान ने 10 लीटर बचाया, तो लागत तो आपकी कम हुई हुई, साथ में कितना प्रदूषण हमारा रुका। इसी तरह जैसे हम लोग डीप फ्लोइंग कहते हैं, तो डीप फ्लोइंग का कुछ फायदा भी है लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो मिट्टी का अपरदन होता है, और जो कहते हैं आपके जो इतने पावरफुल ट्रैक्टर से अपन जब करते हैं तो उसके जो रंध्र तास होते हैं मिट्टी के वो खत्म हो जाते हैं, सूखी जीवाणु खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इन गतिविधियों को हम कम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग स्प्रेयर यूज करते हैं, तो डीजल वाला भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल वाला भी, पेट्रोल से चलने वाला स्प्रेयर यूज करते हैं। उसकी जगह सोलर स्प्रेयर का उपयोग करेंगे तो हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हम लोग हमारा एक योगदान होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां जो हम आपको बताएंगे, यदि आप वो खेती में करते हैं तो आपका जो भी आप वातावरण में चला भी गया तो वापस जमीन में वो आ जाएगा। एक स्लाइड पीछे की दिखाइए, इसमें वो पर हमने बताया। हाँ, ये इसको आप ध्यान रखिए। जब हम सभी लोग हमारे टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, जब हम किसानों के साथ काम करते हैं तो यदि सोचिए कि हमने किसी किसान के यहाँ बायोगैस यूनिट बनाई है और उसने अपने 1 एकड़ खेत को यदि उसने पूर्णतः अपना पद्धति से या जैविक पद्धति से वो उगाने लगा है,
तो आप सोचिए कि आपने उस किसान की लागत तो कम करी करी, साथ में आपने पर्यावरण में भी अपना योगदान दिया। एक बैग यूरिया से करीब 36.67 kg कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं जो एनर्जी खेती की प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, तो आप इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की एक बोरी, और आपको भी पता है 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया तो किसान डालते ही डालता है और 1 बोरी डीएपी डालता है ना। तो यदि वो पहले साल में 50% भी कम करता है तो आपने पर्यावरण में अपना कंट्रीब्यूशन किया। सेम ऐसे ही यदि हमने बोला कि आप 3 कल्टीवेटर करते हैं अपन लोग, है ना, यदि अपन ने उसको 2 कर दिया तो आपने करीब 2.65 kg कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन में जाने से रोक दिया। तो ये आप इस तरह से सोचें कि हम 2 तरीके से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो हमारा जो तापमान बढ़ रहा है और ये ग्लोबल समस्या है, लेकिन हमारा भी इसमें योगदान है, हम इसको कम करने में योगदान दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास जमीन है ना। जंगल के बाद सिर्फ जमीन ही ऐसी चीज है जो यहाँ से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन में डालने का काम कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारी जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के विषय पर हमारी जानकारी जो हमने आपको दी है, इस जानकारी के संबंध में आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं। या आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोग हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि स्मार्ट एग्री प्रोग्राम हम इसलिए ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो आपका जो मेन जो इन्फॉर्म डिसीजन के लिए हमने जो इक्विपमेंट लगाई है और उससे जो आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, उससे कई किसानों को फायदा भी हुआ है उसमें। तो वो मेन उद्देश्य यही है कि जो हमने डिवाइस लगाए हुए हैं उनसे जो जानकारी आती है उसके बेस पे हम लोग सलाह बनाकर आपको देते हैं और उससे आप लोग अपने डिसीजन लेते हैं। खेती तो आप कर ही रहे हैं, उसमें आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं, मतलब निर्णय को अपना पक्का कर पाते हैं। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, सोयाबीन की बोनी करते समय जब तक 100 mm बारिश रिपोर्ट ना हो जाए आपको बोनी नहीं करना है ना, नहीं तो ड्राई स्पेल पड़ने पर आपका पूरा बीज का नुकसान हो जाता है। तो आज के विषय पर हम ये विषय थोड़ा नया है, जो हमारे सामान्य रेगुलर विषय से थोड़ा हम लोगों ने आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमने कुछ नया जानकारी देने का कोशिश किया है। तो यदि इस विषय में आपको कुछ भी बात जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।